तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो इंडिया के हमारे जाने माने चेहरे, प्रो कबड्डी प्लेयर और इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर भैया हमारे राहुल चौधरी बड़े भैया के साथ है। तो राहुल भैया, मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, कैसे हैं आप मैं एकदम बढ़िया हूँ। और लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत मज़ा आ रहे हैं। हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपको हैप्पी दिवाली एडवांस। थैंक यू सेम है। तो राहुल भाई, जैसे कि आप कबड्डी में जाना चाहते थे, या बचपन से आपका शौक था, या आपको बीच में किसी ने बताया था कि कबड्डी खेल तू कर सकता है? ये नहीं, देखो कबड्डी का कोई शौक नहीं था उस टाइम पर। गांव में जब एक कबड्डी खेलनी आती थी, मेरे बड़े भाई बहुत अच्छे रेडर थे अपनी गांव की टीम के लिए, वो भी रेडर थे पहले। तो जब छोटे थे, जाते थे स्कूल जाते थे, तो गांव में तो दिखता है कबड्डी खेलते थे। हमारे सीनियर थे, हमसे भी काफ़ी सीनियर थे। तो बस भाई हम बच्चे छोटे छोटे खड़े होकर चप्पल लगा के वो खेलने लगते थे। पर ऐसा नहीं पता था कभी कबड्डी इतना बड़ा गेम है, क्या है क्या नहीं, कभी कबड्डी में कोई फ्यूचर बनेगा, ऐसा कोई वो नहीं था। बस छोटे थे, जाते थे ग्राउंड की तरफ। तो भाई एक तरीके से कह सकते हैं आपके बड़े भाई जो हैं वो आपके कोच थे। हाँ बिल्कुल, बड़े भाई को कोच भी कह सकते हैं। मेरा जो उनको देख के मैं कबड्डी सीखी, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो मिली है मेरे बड़े भाई रोहित चौधरी से ही मिली है, क्योंकि वही एक बेस्ट राइडर थे मेरे गांव की टीम के। और वो कहाँ जाते थे, अच्छा खेलते थे, मैं देखने जाता था। इंस्पिरेशन भी बोल सकते हैं आपकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ ही मतलब मुझे उनको देख के कबड्डी सीखा। वो जाते थे, अगर उनकी सपोर्ट सबसे ज़्यादा रही है मेरे पूरे घर में, क्योंकि फादर नहीं चाहते थे कबड्डी खेलूँ मैं, क्योंकि कबड्डी अगर उस टाइम ही कबड्डी देखी जाए तो सही भी कहते थे फादर की नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि इंजरी बहुत ज़्यादा होती थी और उसमें कोई फ्यूचर नहीं था। इतना स्कोप नहीं था उस टाइम बिल्कुल फ्यूचर नहीं था, क्योंकि नहीं, फ्यूचर था उसके अंदर कबड्डी का। उस टाइम हमारे जिला विजोन में किसी को ये नहीं पता था कि ये नेशनल और इंटरनेशनल पे भी कबड्डी होती है। क्योंकि जो नेशनल कबड्डी होती है वो जीने वरने वाली है, जिसको हम लोना बोलते हैं। तो यहाँ जो लोकल टूर्नामेंट होते थे वो ऐसे होते थे जिसमें कि आपको कितनों को टच कर लो, कोई आपको पकड़ ले, एक ही पॉइंट मिलना था और प्लेयर को कहीं भी ले जाके ठोक दो। तो जब खेलते थे काफ़ी देखते थे कि बहुत डेंजर गेम भी था, डर भी लगता था, पर धीरे धीरे इन्वॉल्व होते चले गए। तो अब क्या रिएक्शन रहता है आपकी फैमिली का? अब तो सारा सही है। अब तो जब पैसे घर में आने लगते हैं और नाम हो जाता है, फिर किसको बुरा लगता है। तो ऐसे ही बहुत अच्छा लगा जब 2014 में जब ये कबड्डी आई, प्रो लीग आई, तो सारा ज़िंदगी जो बिल्कुल चेंज हो गई। बहुत ही अच्छा लगा। जितनी भी ज़रूरत थी सब कुछ ज़रूरत जो हमारी पूरी हुई कबड्डी से। देखो मेरा आजकल जो भी मेरी फैमिली में है, मेरा है, सब कुछ कबड्डी से ही है। जी भैया। और कबड्डी आज वो अपना में एक ऐसा गेम है कि जो इंडिया का सबसे सेकंड नंबर पे हम कह सकते हैं। आईपीएल के बाद अगर कोई लीग आती है तो हमारी प्रो कबड्डी लीग आती है। भैया आपको प्रो कबड्डी में किसने इंट्रोड्यूस कराया था? देखो प्रो कबड्डी मुझे किसी से इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं खुद उस टाइम इतना अच्छा प्लेयर था, इतनी प्रैक्टिस मैंने, इतना हार्ड वर्क किया था, मेरे घर वालों ने इतना हार्ड वर्क किया था। पर हाँ, मेरे फादर मना भले ही करते थे खेलने के लिए, पर डाइट जो होती है हमारी खाने के लिए, वो हमेशा मुझे याद है कि हमारी हर जेब के अंदर बादाम छुआरे भरे रहते थे हर टाइम। जब भी हम घर से निकलते थे खेलने के लिए तो बादाम छुआरे भरे जेब के अंदर और चल देते थे। कभी भी ऐसा नहीं कि यार खाने के लिए कुछ दिक्कत हुई, खाने की बहुत ज़्यादा। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे फादर ने भी कहीं ना पहले स्टार्टिंग में कहीं रेसलिंग की है, कुश्ती की थी, तो उनको पता है कि खिलाड़ियों को कितनी डाइट चाहिए, और वो डांटते थे। पर धीरे धीरे ये सब खत्म हो गया। पर जब प्रो कबड्डी लीग आई तो मैं उस टाइम नेशनल का बेस्ट रेडर निकला था, क्योंकि उसकी शायद बेस्ट रेडर तो नहीं, उस टाइम मैं कैप्टन, शायद यूपी टीम का कैप्टन बन चुका था। और मेरी परफॉर्मेंस जो थी बहुत अच्छी थी। तो उस टाइम मैं एक यंग प्लेयर के टैलेंट के बेस पे मैं नंबर 1 पे आता था उस टाइम, जो हमारा इंडिया कैंप लग रहा था। तो वहाँ से ही कोचों की निगाहों में था मैं। तो कोच से हम पर ये विश्वास नहीं था कि ऐसी इतनी बड़ी कोई लीग हो रही है और कोई हमें भी कोई टीम में लेगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सीनियर, बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे उस टाइम। तो कुछ टाइम पहले तक आपकी स्टडी वगैरह का पूछना चाहता हूँ कि मैं, आप स्टडी में कैसे थे, मतलब पढ़ाई वगैरह में? पढ़ाई में बिल्कुल जीरो, क्योंकि पढ़ाई सिर से ऊपर से जाती थी। जब जाते थे स्कूल तो हाजिरी लगाई और निकल के पता ही नहीं, फिर 3 बजे घर आना होता था। तो मैं एक इंटरव्यू दे रहा था, एक वहाँ पे आईआईटी जोधपुर दिया था, तो वो पूछने लगे यही सवाल कि ये पढ़ाई का क्या रहता था। पढ़ाई की हमारी बस हाजिरी पूरी मिलती थी, हाँ बस घंटे में हम कोई से नहीं रहते थे। ये थोड़े हेल्दी बच्ची थी, मास्टर भी थोड़े दबते थे कि साले पागल हैं, इनको छोड़ो, कहीं भिड़ जाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत रहती थी। तो इसके बाद घर आ जाते थे या फिर घूमते थे कहीं? नहीं, घूमने का शौक नहीं था, कभी भी टाइम वेस्ट नहीं किया। जैसे कि अगर स्कूल गोल मारा तो कहीं खेलने ही गए हैं। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं घूम रहे हैं गलियों में, वैसे टाइम पास करा, आवारागर्दी नहीं करी। ऐसे भी स्कूल अगर गोल करा है तो कहीं टूर्नामेंट हो रहा है या कहीं खेलने चले गए उस पे। ऐसा नहीं कि कभी किसी लड़की के कॉलेज के पीछे चले गए या
किसी को देखते थे, किसी को छेड़ने का काम हमारा नहीं था। पर ये था कि बस स्कूल जाने में, पढ़ाई में कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं था। पर मैं अब ये कहना चाहूँगा कि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। जी। अगर आपको फ्यूचर बनाना है, जैसे मेरी एक 2012 में मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ले रहे थे, जो मुझे 2018 में 6 साल बाद मिली। अगर मेरा उस टाइम इंटर में पास होता तो मुझे वो जॉब तब की मिली होती, आज मैं कमिश्नर होता। तो पढ़ाई भी खेल के साथ साथ बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप पढ़ाई में टॉप करो, बस ये है कि आप एवरेज आपकी रहनी चाहिए। तो पढ़ाई के बिना भी आपका स्पोर्ट्स भी फेल है, क्योंकि आपको अगर गवर्नमेंट जॉब लेनी है, कोई अच्छी जॉब, आपको कोई गजिस्ट्रेट ऑफिसर बनना है, तो आपको उसमें आपकी ग्रेजुएशन ज़रूरी है। जो आप किसी भी लेवल के प्लेयर हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, कुछ भी हैं, आप अगर 10 बार भी गोल्ड मेडल ले आएंगे ओलंपिक का, तो भी आपको डायरेक्ट वो डीएसपी तभी लगाएंगे जब आपकी ग्रेजुएशन हो रखी होगी। वैसे नहीं लगा सकते कि आप 10वीं फेल हैं और आपको गजिस्ट्रेट ऑफिसर बनाते हैं। तो इसलिए पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। तो ये पढ़ाई की बात आई, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे जो पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए ज़्यादा प्रेशर करते हैं और उसका कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उसे रोकते हैं उस चीज़ की? देखो, उन पेरेंट्स को तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि बच्चे का इंटरेस्ट देखना चाहिए कि वो पढ़ाई में ज़्यादा है या खेल में ज़्यादा है, क्योंकि आजकल दोनों देखा जाए तो खेल भी बहुत ऊपर है, बहुत फ्यूचर दोनों में अच्छा है। खेल में थोड़ा ये रिस्क ज़्यादा है, पढ़ाई में थोड़ा रिस्क कम है, क्योंकि खेल में ये रिस्क ज़्यादा है जैसे कि आप मेहनत कर रहे हो, उसमें आप कामयाब हुए या नहीं हुए, पर रिस्क दोनों साइड ही है। आप अगर अच्छे खिलाड़ी रहे हो तो आप अपनी एकेडमी, अपना कुछ भी खोल सकते हो। आप अगर पढ़ाई में ही वही सेम आप पढ़ाई करोगे अच्छे लेवल पे, आपका कुछ नहीं होगा, यूपीएससी तैयारी अगर नहीं बन पाते हो तो आप कोचिंग स्टार्ट कर देते हो। तो दोनों का सेम है। उन पेरेंट्स को तो मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि बच्चों का इंटरेस्ट देखना चाहिए कि वो खेल में है या फिर पढ़ाई में है। अगर आपका खेल में है और आप पढ़ाई को डंडा देते रहोगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में, वो कन्फ्यूज ही रह जाएगा और उसकी उम्र निकल जाएगी खेलने की भी और पढ़ने की भी। दोनों की एक एज होती है। पढ़ाई तो चलो कि लास्ट तक कर सकते हैं, पर उसमें भी अगर आपको जॉब चाहिए तो उसमें भी एक लिमिट एज होती है, 30 तक होती है लास्ट। तो वो भी बहुत ज़रूरी है डिसीजन लेना, वो तो उनकी पेरेंट्स से ले सकते हैं। तो भाई एक कबड्डी प्लेयर की सैलरी जो रहती है वो किस बेसिस पर रहती है? उसकी परफॉर्मेंस पे, उसके स्किल पे, या फिर क्या फैक्टर डिपेंड करते हैं उसकी पेमेंट के लिए? देखो, कबड्डी ऐसे कोई पर्टिकुलर कोई पेमेंट नहीं होती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब है तो वो तो सभी की सैलरी जो बराबर होती है। उसके बाद आप जैसे लीग खेलते हो, लीग में आपका जो गेम है, आपके जिस लेवल आप ए ग्रेड के प्लेयर हो, बी ग्रेड के प्लेयर हो, सी के, डी के, तो उस पे बेसिस पे जाते हैं। अगर ए ग्रेड के प्लेयर हो, आप लीग के नंबर 1 रेडर तो 2.5-3 करोड़ भी मिलते हैं। वो लक की बात है, ऑप्शन तो एक लक भी होता है ना कि आप अगर लक कैसा है, कभी कभी अच्छे रेडरों की 1 करोड़ पे रह जाती है, किसी किसी की जो सेकंड नंबर रेडर होता है उसको 2.5 करोड़ भी मिल जाते हैं। तो ये तो उसकी परफॉर्मेंस पे बेस पे रहता है। आपकी हाईएस्ट बैट कितनी हाई गई है? मेरी 2.5 करोड़ तक मेरी 1 करोड़ 29 लाख तक हाईएस्ट गई है, तेलुगु टाइटल से लिया था। पर जब मैं रिटर्न खेला हूँ तो वो किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि जब हम रिटर्न होते हैं तो हमारी सैलरी कुछ और होती है, कागजों में कुछ और होती है और जो बैकग्राउंड होती है वो कुछ और होती है, वो हम बता नहीं सकते। तो आप इतना बता दीजिए, वो कम होती है या फिर उतनी होती है ज़्यादा? बिल्कुल, जब रिटर्न कोई प्लेयर होता है, अच्छा ए ग्रेड का कोई भी प्लेयर रिटर्न होता है, तो उसकी जो वो होती है वो ऑक्शन से कई गुना ज़्यादा होती है। अच्छा भाई। तो राहुल भैया, आपके साथ कोई ऐसा फैन मूवमेंट हुआ है जो कोई आपको सनकी सा फैन मिल गया हो? क्योंकि बहुत से फैन ऐसे रहते हैं जो गाड़ी वाड़ी को रोकने लगते हैं या आपको परेशानी देते हो। कोई ऐसा मोमेंट बताओ अपना। ऐसे वो जो फैन होते हैं, वो डी हार्ट फैन होते हैं, उनको सन की नहीं कह सकते। वो एक बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, वो आपको भगवान की तरह मानते हैं। ऐसे अनगिनत मेरे फैंस हैं तेलुगु में, जो कि जब हम स्टेडियम से निकलते थे तो बस के आगे लेट जाते थे कि जब तक उनकी सेल्फी नहीं खिंचती थी तो वो बस को चलने देते थे। कभी कभी मैच भी बहुत लेट हुए हैं मेरी वजह से, क्योंकि फैंस का इतना ज़्यादा सपोर्ट रहता था, इतना प्यार रहता था कि वो बस को चलने ही नहीं देते। तो भैया आप कभी उन चीज़ों से इरिटेट भी हो जाते थे? नहीं, देखो, मेरा मानना तो ये है कि इरिटेट तो नहीं होना चाहिए, पर इरिटेट जब होता है बंदा, जब एक ही आदमी कम से कम आपके साथ 15-20 बार सेल्फी खिंचवाता रहे, आता रहे, सर थोड़ा कहीं ना कहीं होता है। पर फैंस से कभी ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको हीरो बनाने वाले ही वही हैं, तो उनसे क्या इरिटेट होना। तो भाई जैसे कबड्डी इतना हाई इंटेंसिव कार्डियो गेम है, तो उसमें इतनी फ्रैक्चर वगैरह, मसल इंजरी वगैरह होती हैं, आपको ऐसी इंजरी वगैरह नहीं हुई कभी करते हुए? तो मेरा मानना ऐसा है कि एक्चुअली मेरा गेम जो रहा है वो थोड़ा टचिंग वाला गेम रहा है, मेरा पावरफुल गेम बहुत ही कम रहा है। तो जैसे कि बॉडी टच गेम जितना रहता है उसमें थोड़ा इंजरी के चांस ज़्यादा रहते हैं, और मेरा टचिंग गेम रहा है कि रनिंग हैंड टच करना, सबको टच करना, तो उसमें इंजरी के चांस बहुत कम रहते हैं। दूसरी बात, मेरा फिजिकल बहुत ज़्यादा फिट था, क्योंकि मैं कबड्डी आने से मैं पहले एथलीट करता था, आर्मी की तैयारी करता था, तो उसका मेरा फिजिक बहुत अच्छा था। मेरी 800 मीटर टाइम 1:56 की थी, 1:56 1:58 की शायद मैंने एक 800 मीटर मारी थी।
तो 1:56 या 1:58 का टाइम बहुत अच्छा होता है इसका, 800 मीटर का हर किसी से नहीं लगेगी, चाहे वो कितना भी अच्छा हो। तो उसका बहुत बेनिफिट रहा है मुझे। भैया आपका अकॉर्डिंग कबड्डी एक कंबाइंड साइड गेम है या स्ट्रेंथ वाला गेम है, स्टेमिना वगैरह का? देखो, कबड्डी एक ऐसा गेम है जिसमें कि शहरी दिमाग भी चाहिए, पूरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, हर गेम का मिश्रण कबड्डी है, क्योंकि आपको इसमें फिटनेस भी चाहिए, दूसरा आपको इसमें जिम्नास्टिक की स्ट्रेचिंग ज़्यादा चाहिए, तीसरा रेसलिंग वाली पावर चाहिए, चौथा तुम्हें इसमें जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए, जितना आपको इंडोरेंस हो, जितने भी आपके अंदर डिमांड का तो बहुत ज़्यादा गेम है, क्योंकि 7 बंदों में से निकलना आप पावर से नहीं आ सकते। कहते हैं ना कि 2 भी चुन के बुरे होते हैं, तो वो सही कहते हैं कि 2 आदमी अगर मुझे पकड़ लेंगे सही से तो मैं निकल नहीं पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं माइंड का बहुत ज़्यादा इसमें यूज होता है, और उसके बाद आपके अंदर स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, निकलने की जो टर्निंग होती है, टर्निंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कि कैसे आप उसको उस टाइम दिमाग में क्या चल रहा है वो होना चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप 7 प्लेयर सामने खड़े हैं, उसके सामने से आपको पॉइंट लेके आना है, तो वो पावर से नहीं ला सकता, उसमें आपको अपना माइंड ही यूज करना पड़ेगा, और आपकी जो स्पीड है वो उस पर काम करना पड़ेगा। तो राहुल भैया जैसे मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप काफी फिट दिख रहे हो, तो आपकी डाइट क्या है, मतलब आप क्या डाइट फॉलो करते हो? मैं कभी कोई डाइट फॉलो नहीं करता है, बस यही मेरा थोड़ा वो है, फिट रहना ये है कि आप जितने भी वर्कआउट करोगे, फिटनेस में मानता हूँ कि आप कुछ भी खा लो, ऐसा नहीं कि ये खाने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, ये खाने से वो हो जाएगा। मेन मैटर ये करता है कि आप कितने टाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर मैं बताता हूँ, आप कंटिन्यू एक्सरसाइज कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो तुम रोज का 1 किलो मीठा खा लो, आपका 1 इंच वेट नहीं बढ़ सकता, इस बात का मैं गारंटी दे सकता हूँ। आपका डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। अगर आप प्रैक्टिस बंद कर दोगे और डाइट आप मीठा खाओगे, सब कुछ खाओगे, तो वो फैट बनने लगता है, वो फैट फिर आपको परेशान करता है, फिर वो तोड़ने के लिए आपको वो जितना 1 महीने में बनेगा तो 6 महीने उसको कटाने में लगेंगे, तब आपको डाइट की ज़रूरत पड़ती है कि ये मत खाना, ये नहीं खाना है। अगर जैसे आपकी आज बॉडी है, अगर आप ऐसे ही रहना चाहते हैं, आप कंटिन्यू वर्कआउट करो, कुछ भी खाओ, आपकी बॉडी बढ़ेगी ना घटेगी। तो शरीर हमारा ऐसा है कि आप इसको जितना घिसोगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो डाइट जैसा कि अभी हम छोड़ देते हैं, जैसे कि अब ऑफ सीजन आ गया, तो उस टाइम हमें डाइट बहुत ज़्यादा कंट्रोल करनी पड़ती है, क्योंकि हम अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे और डाइट हमारी वही रहेगी तो हमारा फैट लेवल बढ़ जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डाइट, हम तो जब शुरू लीग में गए थे तो जितना भी बुफे में सबसे पहले खाना खाने नहीं, डिनर में फूड कुछ नहीं, सबसे पहले स्वीट ही खाते थे, जितनी भी स्वीट्स होती थी वहाँ सारी चेक करते थे, उसके बाद डिनर लेते थे। ऐसा नहीं है कि डाइट कुछ ज़्यादा, डाइट अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपको फिर डाइट ज़रूरी है। ये आपको इस तरीके की लीन बॉडी बनानी है, 6 पैक वगैरह लाने हैं, तो आपको उसमें कहीं ना कहीं वो करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे ही मेंटेन रखनी है बस बॉडी, ना भारी ना हल्की, बस सही फिजिक रहना, तो आप कुछ भी खा सकते हैं, उसमें आपका वर्कआउट चलेगा। तो आप अपनी इस टाइम जिम वगैरह फॉलो कर रहे हो या नॉर्मली फिटनेस? मैं जिम पे ज़्यादा नहीं करता, मैं देसी ज़्यादा, जैसे दंड बैठक होगी और रनिंग होगी, अपनी पुशअप्स वगैरह ये ज़्यादा करता हूँ, बस जिम में भी ज़्यादा रहता हूँ कभी कभी। तो आप शुरू से ही फिट हो या आपने अपने पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए ये सब चीज़ नहीं, की है? बिल्कुल भी नहीं, मैं पहले से बहुत ज़्यादा फिट हूँ, पहले से बहुत ज़्यादा वर्क करता हूँ, और अभी तो पहले से लेजी हो गया। पहले तो, अभी तो बच्चे कुछ करते नहीं, पहले 3:30-4 बजे गांव के बच्चे मुझे लगता है कि रोड पे दौड़ते मिलते थे, और उस टाइम हमारा कुछ इंटरेस्ट ऐसा रहता था। पहले जैसे अमरूद की बगिया बहुत होती थी, आम के बाग होते थे, नाशपाती के बाग होते थे, तो सुबह सुबह जल्दी उठना कारण भी हमारा एक ये रहता था कि जल्दी जल्दी चलेंगे, वहाँ पे वो सो गया होगा और वहाँ पे वो तोड़ के खाएंगे और रनिंग करके आएंगे, तो वो भी थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा रहता था। मुझे लगता है कि अभी वो कम हो गया है, तो हमारा मेन कारण सुबह जल्दी उठने का ये रहता था। उसके साथ साथ हमारी फिजिक भी अच्छी हो जाती थी, और बढ़िया हरे फूड खाते थे वहाँ तोड़ तोड़ के, फिर वो हमको भागते थे हमारे पीछे, हम उनके आगे आगे, वो हमारे पीछे पीछे। तो राहुल भैया आप हमारी एज में मतलब शैतान लड़के थे या काफ़ी डिसेंट और इनोसेंट बच्चे थे? नहीं, शैतानी वो होती है, किसी को छेड़े मारें कुछ करें, ऐसा कभी मेरा कुछ रहा नहीं, मेरा कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। इतना मैं कबड्डी खेल रहा हूँ, कभी आज तक मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई, कभी किसी से मारपीट नहीं हुई मेरी। तो मैं मतलब ऐसा नहीं रहा कि मैं किसी से आके झगड़ूँ या कुछ करूँ। और घर वालों के साथ कैसे रिश्ता था? घर वालों के साथ ज़्यादा मिलती नहीं थी, मैं आता था अब खेलने के लिए निकल जाता था, घर वालों को दिखता ही कम था। भैया वगैरह के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं होता था जैसे? मेरा कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं होता, मैं बड़ा अलग ही बंदा हूँ। तो राहुल भाई आपका क्या एक्सपेक्ट है एक नेशनल वर्सेस इंटरनेशनल प्रो कबड्डी लीग का? देखो, मैं अभी पुरुष तो मैंने अभी संन्यास ले लिया दिस सीजन 11 में मैंने अभी ब्रेक कर दिया, बट अभी नेशनल और इंटरनेशनल मेरा है, अभी नेशनल की तैयारी कर रहा हूँ मैं, जो कि फरवरी में होगा। तो बस अभी इंटरनेशनल नेशनल खेलना है। अच्छा, प्रो कबड्डी से आपने संन्यास ले? प्रो कबड्डी सीजन 11 से मैं हट गया हूँ, अभी एज अ एक्सपर्ट के तौर पे मैं वहाँ पे हूँ।
तो आप कोई पर्टिकुलर रीजन रहा है या आपने खुद से ही अपने मन करा? नहीं, वैसे ही देखो, बहुत गेम में बहुत ज़्यादा राजनीति है, सब जगह बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है। जब मैं मानता हूँ कि मैं इतना अच्छा प्लेयर होने के साथ मेरे साथ ही ये पॉलिटिक्स हो रही है, तो छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे? सही बात है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स तो सब जगह ही है। देखो, मैं 10 सीजन खेला बिना किसी सोर्स के। मेरे बिजनौर में कोई इतना बड़ा कोई प्लेयर नहीं है, इतना बड़ा कोई नेता नहीं है जो आज तक कुछ करा हो किसी स्पोर्ट्स के लिए यहाँ। हाँ, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ, मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है, क्योंकि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा क्रेज़ है। कबड्डी ले लो, रनिंग को ले लो, आप स्टेडियम चले जाओ, शाम को कितने एथलीट वहाँ पे भागते हैं, पर कभी किसी का कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि कभी कोई यहाँ पे कोई नेता है, 6-7 विधायक यहाँ बिजनौर के बनते हैं, पर कभी किसी ने कुछ नहीं किया खिलाड़ियों के लिए। कि ऐसा कुछ संतरी ट्रैक हो या कोई इतना बड़ा स्टेडियम यहाँ पे हो, जैसे कि जैवलिंग हो गई। आज इतने इतने बढ़िया बढ़िया गेम है जो आदमी कर सकता है। अगर यहाँ 70 गेम हों, सारे गेम होंगे, तो मुझे लगता है किसी न किसी का भाग्य जरूर जागेगा। क्या पता किसी का इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है। पर कबड्डी देख लो, कबड्डी के लिए कोई यहाँ इंडोर हॉस्टल टाइप कोई स्टेडियम नहीं है। कबड्डी इतना बड़ा यहाँ गेम हो गया, अभी गांव गांव कबड्डी खेली जा रही है, पर कुछ नहीं है यहाँ। तो आपके पहले लाइफ में गर्लफ्रेंड वगैरह या कोई लड़की वगैरह थी आपके साथ? हाँ यार, लड़का हूँ तो लड़की तो रहेंगी। अब पहले भी गर्लफ्रेंड तो थी मेरी। ऐसा नहीं कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं रही, पर जब मैं यहाँ गांव में खेलता तब नहीं रही। ये सब गर्लफ्रेंड जो बनी है, और वो बनी थी सब ये प्रो कबड्डी आने के बाद ही। पहले तो ऐसा होता था, जब कोई नहीं चाहता था, फेसबुक पे वो भेजते थे फ्रेंड रिक्वेस्ट, इतनी भेज देती कि वो ब्लॉक हो जाती, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता था यार। बड़ी समस्या रहती थी, क्योंकि उस टाइम हम एक्चुअली फ़ोन वोन भी नहीं थे ना उस टाइम। ये मैं तो बड़ा अच्छा मानता हूँ, इस टाइम हमारे पास फ़ोन नहीं थे, ये चीज़ें नहीं थी, कम थी। मगर आज बहुत ही इसका दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है फ़ोन का। हर कोई बंदा फ़ोन में लगा हुआ है, अपने कैरियर को लेकर सिक्योर नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो ये फ़ोन अच्छी चीज़ भी है, उससे ज़्यादा गलत चीज़ भी है। अब छोटे छोटे बच्चे देख लो, 5-5 साल के बच्चे, जो हमें नहीं आता फ़ोन चलाना, वो हमसे ज़्यादा उनको आता है 5 साल। तो ये चीज़ें बहुत गलत भी हुई हैं, बहुत अच्छी भी हैं। तो अब भी मैसेज वगैरह तो आते होंगे आपके पास इंस्टा अकाउंट पे या फेसबुक वगैरह पे? हाँ, मैसेज तो बहुत ज़्यादा डेली के, बहुत फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आती हैं, और ये मैसेज तो बहुत ज़्यादा आते हैं। अभी शादीशुदा आती हूँ, अब क्या करेंगे क्या, तो बस। तो भाई जैसे आपने अभी कबड्डी की बात करी थी, तो मैं व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा अपने कि आप, अब हमने आपकी 1-2 रील देखी है, आप गाँव गाँव जाकर कबड्डी खेलते हो, जिससे जो नए नए प्लेयर हैं उनका मोटिवेशन ही बढ़ता है। आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, बिल्कुल हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे बिजनौर का मैं अकेला ऐसा प्लेयर ना बनूं जो जाके देश विदेश में अपने बिजनौर का नाम रोशन करूं। मैं चाहता हूं कि हर गांव से, हर घर से एक बंदा ऐसा निकले कि जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, हमारे बिजनौर का नाम रोशन कर रहा है। मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है, जब बिजनौर का कोई भी बंदा मुझे मिलता है, तो समझ लो मैं उसको, उसके अंदर खुद को देखता हूँ कि यार ये मैं ही हूँ। क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा संघर्ष यहाँ से किया है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ से इस बार प्रो कबड्डी में कम से कम 4 या 5 बच्चे यहाँ से प्रो कबड्डी लीग में गए हैं। तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है बिजनौर की। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाहूँगा कि जब वो यहाँ आएंगे, तो मैं उनके कोई ना कोई स्वागत का भी तैयारी करता हूँ, क्योंकि हमारे बिजनौर के बच्चे, मेरे जैसे ऐसे अनेक प्लेयर यहाँ से निकल सकते हैं। बस यही है कि यहाँ की जनता है वो कबड्डी को सपोर्ट कर भी रहे हैं, बाहर जाके खेल भी रहे हैं। पर मैं ये चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन से, अपने जिला अधिकारी जी से, और अपने जितने भी नेता हैं यहाँ के, जितने विधायक साहब हैं, सांसद हैं, कि वो सब मिल के एक यहाँ ऐसा स्टेडियम बनाए कबड्डी का, ऐसा इंडोर गेम बनवाए, ऐसी एक एकेडमी खुलवाए सरकारी, जिसमें जितने भी बच्चे हैं, जिससे बेचारे बहुत ही गरीब घर के हैं, तो उनको कहीं ना कहीं फ्री में कोचिंग मिल जाए, अच्छा रहन सहन मिल जाए, जिससे कि उनका फ्यूचर। क्योंकि आज अब अगर हम बाहर जाते हैं, बात करें किसी के पास 5 बीघे ज़मीन है, तो वो 10,000 रुपये मंथली नहीं दे सकता। तो कहीं आप बाहर जाओगे, आपको 10,000 महीने के देने पड़ेंगे, रहने सहने की डाइट आपको वो नहीं मिल पाएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो हमारे माननीय विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, जिला अधिकारी जी हैं, जितने भी हैं यहाँ के हमारे मेन हैं, उद्योगपति भी हैं, तो मिलके एक ऐसी एकेडमी बनाए कबड्डी का कि आने वाले कबड्डी हो, या ऐसे कि हमारे जस्सी जी हैं, जलवा जस्सी का, तो ये ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जो इनको आगे बढ़ाने का काम करें। जैसे भाई भी काफी मेहनत कर रहा है। ऐसे मेहनत करते हैं, पर उस मेहनत का वो लाभ नहीं मिलता। आधे क्या कहते हैं, जैसे दौड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, यार वो तो पागल है, दौड़ता रहता है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये बड़ी लगती हैं। फिर वो ऐसा नहीं करता कि हम अपने जिला के किसी भी बंदे को सपोर्ट करें, उसको प्रमोट करें, आगे जाए, पर ये हमारे यहाँ जिले में एक अलग ही रुतबा है कि नीचे लेके आए। आदमी, अगर आपको किसी से जलन करनी है, या मुझसे करनी है, किसी से भी करनी पाएगा, तो मैं किसी से कहीं मिलता नहीं, कोई जलन करे तो करता रहे, पर जलन अगर किसी को करनी है, उसकी कामयाबी से करो। मैं चाहता हूँ कि आज भाई जस्सी के 10 मिलियन हो गए, तो मुझे 11 मिलियन करने चाहिए ना।
उस चीज़ पे आप वर्क करो ना। अगर जस्सी फेमस हो रहा है या मैं फेमस हो रहा हूँ, चाहे आप फेमस हो रहे हो, आपका यूट्यूब चैनल, आप, मैं मानूँ कि कल को आपको सारे बिजनौर वासियों को आपको सपोर्ट करना चाहिए। जितने भी यूट्यूब चलाते हैं सबको आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए आपके चैनल को, क्योंकि आप यहाँ के जो यूथ हैं, आप जो अपने बिजनौर की जो हमारी एक लगी रही है, जैसे कि हम बात करें तो पूछते हैं कि बिजनौर कहाँ पड़ता है, क्या बताएं कि मेरठ के पास पड़ता है या हरिद्वार से नियर बाई है या नैनीताल भी हमारे पास ही पड़ता है। मतलब दूसरी लोकेशन से डेडिकेट करना पड़ता है। तो ये चीज़ जब ये होगी जब हमारे यहाँ वाले सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम दूसरों की चप्पल उठाने में बहुत विश्वास करते हैं, पर उधर के लोग आते हैं और इधर से लेके चले जाते हैं। तो ये जैसे कि पहले वो हिंदुस्तान नहीं था जो अंग्रेज लूट के ले गए, तो जो धोरो नड़े के जो जितने भी स्टेट है, वो डिस्ट्रिक्ट हैं, वो हमें तो लूट रही है जिला बिजनौर को। जी। भाई जिला बिजनौर में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इतनी मिलें हैं, शुगर मिलें हमारे बिजनौर के, इसमें 500 आदमी नहीं होने के, इतनी मिलों में 8-10 मिल लग गई हमारे यहाँ। कहाँ के हैं? सब बाहर के हैं। भाई एजुकेशन की बात करी जाए तो एजुकेशन में हमारे बिजनौर की कंपनी श्रुति शर्मा वर्मा यहाँ से ही है, जो टॉप करी IAS में टॉप पाई है पूरी इंडिया में, वो भी यहाँ से ही है ना। यहाँ ऐसा ही तो कर देता है, एजुकेशन की कोई कमी है यहाँ। भाई स्पोर्ट्स में मैं रहा, और भी बहुत सारे प्लेयर हैं यहाँ। मैं 2012 से कंटिन्यू उत्तर प्रदेश टीम कबड्डी का कैप्टन हूँ, और जिसमें 2 गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल मैंने से दे रखे हैं। तो ये उपलब्धि तो है हमारे बिजनौर की, मेरी नहीं, मेरे बिजनौर की है। जी भैया। तो ये चीज़ों को अगर हम बढ़ावा नहीं देंगे तो फिर क्या करेंगे। तो ऐसे ही जैसे आप आए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, भाई मेरे बिजनौर की कोई और होता तो मैं एक बार सोचता भी यार टाइम नहीं है, देखते हैं। पर जब अपना कोई आता है तो ऐसा लगता है कि मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ देखी जब मैं यहाँ से चलता था कि जाते साइकिल, जब कबड्डी खेलने जाते थे तो कई टूर्नामेंट तो ऐसे हुए हैं हमारे कि जो साइकिल ना होने पे छूट गए, पहुँच ही नहीं पाए वहाँ तक। जैसे किसी गांव में जगह ठीक काम है, साइकिल थी तो उसके पापा ने मना कर दी। पहले साइकिल भी तो एक बाइक की तरह होती थी भाई, उसको पूरा धो धा के साफ करके रखते थे, जिसकी होती थी बड़े प्यार से। हर किसी के पास साइकिल थोड़ी होती थी। तो ये चीज़ें बड़ी देखी हैं हमने। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी यंग हैं हमारे, किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई में हो, खेल में हो या सोशल मीडिया में हो, आप जैसे कोई यूट्यूबर हो, तो आगे बढ़ने चाहिए। तो राहुल भैया, जैसा आपका नंबर, फ़ोन नंबर जो है वो काफ़ी प्राइवेट है, लेकिन कभी कभार किसी न किसी के थ्रू वो लीक हो जाता है। तो ऐसा कभी हुआ है कि आपका फ़ोन नंबर लीक हो गया हो और आपके पास कॉल आ रहे हो, वो आपको परेशान कर रहा हो? नहीं, मेरा जो नंबर है वो उस पर कोई कॉल कर नहीं सकता। वो एक्चुअली जो अननोन नंबर होगा उस पर कॉल नहीं आती मेरे नंबर। मैं कर सकता हूँ पर वो सामने से नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कोई मोमेंट भी नहीं हुआ कि किसी ने आपको कॉल करके परेशान? पहले तो बहुत होते थे, पहले तो नींद ही नहीं आती। जब मैं पहले जब प्रो लीग में था, जब मेरा नंबर था एक, तो वो बहुत पुराना था। उस तो जब मैं उसको ऑन, रात को ऑफ करके सोना पड़ता था। वो एक्चुअली वो छोटा फोन था, टून साइलेंट भी नहीं होता था, वो रात भर फोन नहीं देता था, उसको बंद करके सोता था मैं। तो सुबह जब स्टार्ट करता था तो वो थोड़ी देर तो से करता था, मैं ये फटेगा शायद। मैं तो पहले बाथरूम में रखा था उसको स्टार्ट करने से पहले, कहीं फटे तो उधर फटे। तो इतने ज़्यादा मैसेज आते थे। सब ये प्यार है जनता का। देखो आप सबसे इतना प्यार करें तो आपका चैनल भी चलेगा, सभी का। जनता ही जनार्दन है। ये नहीं कि मैं अगर आज कुछ बन जाऊं तो मैं अपने ऊपर बन गया। अपने ऊपर कोई कुछ नहीं बनता। आप मेहनत कर रहे हो, सपोर्ट करने वाली जनता ही है। तो जब तक वो पब्लिक का प्यार आपको नहीं मिलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आप मेहनत कर सकते हैं अपनी, और सच्ची मेहनत कभी खाली भी नहीं जाती। आप मेहनत कर रहे हो, आपका ऐसी ग्रोथ होता चला जाएगा। अब कोई भी हो ऊपर से आते तो स्टार बनता नहीं। स्टार के घर में तो जन्म लिया नहीं, वो भी नहीं बन पाते। उनको भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उनको भी एक्टिंग की कोचिंग करनी पड़ती है, क्लास लेते हैं तब जाके एक्टर बनते हैं। हाँ भाई, अभी जो आप बात कर रहे थे ना एथलीट के स्ट्रगल वगैरह की, तो मैंने एक आर्टिकल देखा था जिसमें वो छाप रखा था कि एक एथलीट से बड़े तो आजकल एक शराबी है, क्योंकि हर जगह ठेके हैं लेकिन हर जगह स्पोर्ट्स अकेडमी नहीं है एथलीट को ट्रेनिंग करने के लिए। ये तो चीज़ मैंने अभी कही। देखो बिजनौर में इतनी बड़ी वो है, प्रतिमा है कि कबड्डी में मैं मानता हूँ कि एज ए कैप्टन, और मैं यहाँ से इतने मेडल लेके आए जो आज तक बड़े बड़े स्टार हुए हमारे उत्तर प्रदेश में, वो नहीं लेके आए गोल्ड मेडल आज तक। ये भी रिकॉर्ड है, ये भी हमारे बिजनौर के नाम ही मानो, क्योंकि जब मैं पहला कैप्टन ऐसा था जो गोल्ड मेडल लेके आए। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ के पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही मुझे लगता है ऐसा कोई हॉस्टल है नहीं जहाँ कबड्डी हो, और जो कि आज इंडिया का 2nd नंबर का गेम है। और खेलने वाले भी हमारे क्षेत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा खेलता है यूपी में। हर बार हाल पूरी यूपी खेलती है अच्छी। पूरब की बनारस की बहुत अच्छी टीम है, गोरखपुर की बहुत अच्छी टीम है, माननीय योगी जी की क्षेत्र की गोरखपुर की इतनी अच्छी टीम है कबड्डी की। बट जिस लेवल पे कबड्डी का इतिहास होना चाहिए, जो लेवल है इस टाइम, उस लेवल की सपोर्ट नहीं मिल पा रही कबड्डी को। सही बात। क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरे बिजनौर में ही एक ऐसा बनना चाहिए था अब तक मेरे नाम पे, या चलो मेरे नाम पे नहीं बनाना, किसी और के नाम पे बना लो, अपने नाम पे बना लो, पर बन तो जाए।
कोई यहाँ के विधायक साहब अपने नाम पे बनवा लें, बच्चों का तो भला हो। भाई ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स कबड्डी का इस टाइम इतना हाई लेवल पे है। क्रिकेट तो क्रिकेट, दूसरा कबड्डी। अभी आज जाओगे तो कबड्डी खेलते ही मिलेंगे। अब एक टूर्नामेंट करा लो, पहले 10 टीम नहीं आती थी, आज 100 टीम आती है। तो 100 टीम तभी तो आ रही है जब खेल रहा है कोई। तो यहाँ बनना बहुत ज़रूरी है, कोई ऐसा हॉस्टल टाइप कि जो अच्छा हो जाए जीवन में। तो राहुल भैया जैसे आप बहुत फेमस हो तो लड़के आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, तो इस चीज़ से भाभी को जलन नहीं होती? यार बिल्कुल बिल्कुल होती है। भाभी जी बहुत शक करती रहती है मेरे। अच्छा, मोबाइल वगैरह चेक करती हैं? मोबाइल हाँ, मोबाइल चेक करते हैं। मैं उसका कर लेता हूँ, वो मेरा कर लेती, कोई दिक्कत नहीं मोबाइल चेक कर। चलो ये भी प्यार की चीजें हैं, जहाँ प्यार होता है वहीं शक होता है। सही बात। ये तो लड़ाई वहीं होती है जहाँ प्यार होता है, और जहाँ प्यार नहीं होता वहाँ कभी लड़ाई नहीं होती। वहाँ सब डील होती है। तुम मत ये मत करना, मैं ये नहीं करूंगी, मैं तुम ये करना तो मैं ये नहीं करूंगी। तो ये सब डीलें होती हैं जहाँ प्यार नहीं होता। जहाँ प्यार होता है और लड़ाई तो होती है, और प्यार बहुत होता है। तो राहुल भाई, आपके शहर से, आपके गांव से आपको कितना प्यार मिला जब आप प्रो कबड्डी लीग में एंटर करे, या फिर? देखो गांव का पूरा प्यार मिला। मुझे याद है जब मैं पहली बार ये प्रो लीग खेल के आया था, तो पूरा जिला बिजनौर ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया था कि बैराज से लेके बहुत ही कम से कम मुझे 250, 300, 400 गाड़ी ना हो, पूरा जाम कर रखा था बिजनौर। तो ये बड़ा बहुत अच्छा प्यार था। आज ही मिलते रहते हैं, मिलते कैसे हो, तो सब बहुत ही प्यार करते हैं। गाँव के भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहती है, सभी प्यार करते हैं। देखो कहीं भी चला है 2-4 तो होते ही जलने वाले, पर जो जलता है उसको ऐसा नहीं कि आप इग्नोर करोगे। आपका काम है जय श्री राम करने का, आप उनको प्रणाम करो, राम राम करो, जो भी आपको करना है करो। जो आपका काम है वो करना चाहिए, अगला जो काम है वो करे ना करे वो सब वो मत करो आप। हमारा काम है जो भी जा रहा है उसको प्रणाम करो, आपसे बड़ा उसको प्रणाम करो, बात कर। वो जले या ना जले वो उसकी हेडक है। तो प्यार तो हर जगह से बहुत मिला। पूरा जिला बिजनौर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, बहुत प्यार करता है, बहुत ही अच्छा लगता है बिजनौर में आके। तो जैसे कि आप रेडर के तौर पे जाने जाते हो कबड्डी में, तो आपका कोई पर्सनल फेवरेट रेडर है आपके अलावा, जिसको आप पर्सनली लाइक करते हो कि हाँ उसका परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छी लगती है? हाँ बिल्कुल। कबड्डी जब मैं नेशनल इंटरनेशनल पहुंचा तो अजय ठाकुर मेरा फेवरेट प्लेयर था, और आज भी फेवरेट ही है, और वो फेवरेट ही रहेगा मेरा, क्योंकि उसका नेचर वाइज मुझे नहीं लगता उसके जैसा नेचर किसी कबड्डी प्लेयर का है। वो अपने जूनियर को इस तरह रखता है जैसे उसका सगा छोटा भाई है। कि मुझे याद है जब मैं 2012 में एयर इंडिया में था, मेरी सबसे पहली जॉब जो थी एयर इंडिया में थी, और एयर इंडिया में हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे, परमानेंट नहीं थे। तो तब उनके साथ जाते हमारी फ्लाइट फ्री थी, बड़ा मज़ा आता था, फ्लाइट में घूमते रहते। 2012 की बात है। तो जब जेब खर्च के लिए हम खाना खाने जाना, तो वो कभी भी हमारे पैसे लगने नहीं देते थे। वो खुद से ही अपने पैसे देते कि नहीं नहीं तुम तो साला कॉन्ट्रैक्ट पे, तुम क्या पैसे दोगे, ना मैं दूंगा ना मैं हूँ। तो कई चीज़ें उनके साथ की। मैं ऐसे एक टूर्नामेंट खेल रहे थे, तो बेस्ट रेडर ऐसे एक्चुअली मैं ही निकलना था वहाँ, अच्छा खेला था, वो रेड नहीं कर रहे थे कि तू खेल। तो ऐसे सीनियर प्लेयर बहुत कम मिलते हैं जो अपना आप को रोक के, अपने नाम को रोक के और दूसरे को चलाएं, सामने वाले को प्रमोट करें। अपने छोटे को आप चलाओ उसको। तो वो बहुत कम मिलते हैं। वो उसके दिल दिखाता है, उसका दिल कितना बड़ा है। तो फिर भी जब बेस्ट रेडर का नाम बोला तो अजय ठाकुर का बोला। फिर उस बंदे ने वहाँ जाके मंच से जाके एक बात कही थी कि जो बेस्ट रेडर का खिताब है ये मेरे लिए नहीं है, चलो आपने मुझे दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, पर इसका नाम जो है वो राहुल चौधरी का है, कि मैं इस टूर्नामेंट में खेला नहीं, वही सबसे अच्छा खेला। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है उनसे। और मुझे लगता है कि जीवन में हर कोई बंदा ऐसे होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अरे मैं नहीं यार ये अच्छा खेला है, तो वो आपका बहुत बड़ापन है, वो आपकी जीत से भी बहुत बड़ी जीत है, जो मुझे लगता है कि मेरे जीवन वो कभी ना भूलने वाला चीज़ है। तो आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी फैमिली वगैरह में कोई ऐसे लोग भी हैं जो आपको डिमोटिवेट करते थे या मतलब पीछे खींचने की कोशिश करते थे? क्योंकि जलन की भावना तो आ ही जाती है इंसान में, सामने वाले को तरक्की पे देख। ऐसा तो कोई नहीं रहा, ऐसा कोई नहीं रहा। फैमिली बस खेलने को मना करते थे उस टाइम। ऐसा तो कोई नहीं कि खींच के नीचे ले गए मत खेलो। देखो जब आपको लगता है कि हर एक पेरेंट्स मैं मानता हूँ, मतलब कि हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरी औलाद जो है वो एक अच्छा लेवल पर है, अच्छी नौकरी लग जाए, उसका जीवन अच्छा कर जाए। ऐसा नहीं कि कोई ये चाहेगा कि नहीं कि इनका अच्छा ना हो। तो ये चीज़ें बड़ी वो हैं। तो यही है कि घर वालों से पूरी सपोर्ट मिली है, बाद में गांव वाले की बहुत सपोर्ट मिली। खेलने जाते थे, बड़ा मज़ा आता था। पर वो जो दौर है ना, जो हम यहाँ जिला बिजनौर में खेलते थे, वो उस दौर से ये दौर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बड़ा मज़ा आता है। रात को कबड्डी खेलते थे, दिन में आके सो जाते थे, घर वाले गाली देते थे कि काम कर लो। तो बड़ा मज़ा आता था उसमें भी। वो भी एक नई अलग ही एक्सपीरियंस। तो राहुल भाई, एक अच्छे प्लेयर के पीछे एक अच्छे कोच का हाथ होता है, तो आपका कोई पर्सनल फेवरेट कोच है? हाँ बिल्कुल। देखो एक अच्छे प्लेयर के लिए अच्छा कोच होना जरूरी है। जब मैं एथलीट था, जब मैं रनिंग करता था, तो मेरी भाभी जी उस टाइम कोच थी। उस टाइम तो भाभी जी नहीं थी वो। उस टाइम तो ऐसे कोच हम चले गए, यार लेडीज़ कोच आई है कोई, चलो देखते हैं क्या है। तो ऐसे कोई ट्रायल चल रहा था वहाँ पे, तो मैं जाके ट्रायल दे दिया।
तो उन्होंने मैम ने बोला कि आप तो बहुत अच्छा खेलते हो, आप कबड्डी में क्यों नहीं खेलते? मैम कबड्डी तो मैं पार्ट टाइम खेलता रहता हूँ, टूर्नामेंट खेलता हूँ, पर मुझे भर्ती होना है, मेरे घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं जाके कुछ भी खेल लूँ। पर मैं भी आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं उस टाइम 10वीं में था, 10वीं पेपर में दिए थे तो पास। यही था कि उसको हम जल्दी से अपना उठ के कि वो आर्मी तैयारी करें या फिर रेस वूस मार के अपना भर्ती हो जाए, बस ये ज़्यादा वो था। पर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, तू अच्छा खेलता है, तू रेस वेस छोड़, रेस करता रहे, कोई बात नहीं, फिजिकल फिट रहेगा, पर तू एक काम कर, गांधीनगर गुजरात में एक ट्रायल है भारतीय खेल प्राधिकरण जो सरकारी है, तो एक बार वहाँ ट्रायल देगा, मुझे मेरा दिल कहता है कि तू बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। तो मैंने उनकी बात सुन ली, तो 3-4 और गए थे यहाँ से, तो मैं उनके साथ चला गया। तो मेरी वहाँ ट्रायल ऑनर के बेस पे मैं उस टाइम सिलेक्शन मेरा हो गया। सिलेक्शन होने के बाद जब मैं आया यहाँ घर, तो मैडम से कहा कि सिलेक्शन तो अच्छा रहा, रनिंग वनिंग में सबसे अच्छी हमारी फर्स्ट रहा सब में, क्योंकि फिजिकल तो मैं फिट था। फिजिकल तो उस टाइम ये भी मेरा अच्छा रहा कि उस टाइम ये नेशनल का सर्टिफिकेट भी मेरे पास नहीं था, क्योंकि उस टाइम टैलेंट के बेस पे बच्चे लेते थे। आजकल चेंज कर दिया, अभी नेशनल का मेडलिस्ट होगा तो लेंगे, उस टाइम टैलेंट को लेते। तो मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद मैं घर आ गया, घर से फिर वहाँ से कॉल आ गई, तो मुझे डर लग रहा बहुत। यहाँ से एक ही ट्रेन जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, साले जर्नल से जाते थे, तो वो वहाँ तक जाते जाते तो जैसे यहाँ शाम को चलती थी, वहाँ शाम को अगले दिन पहुँचती थी, तो मर जाते उसमें, थक जाते थे। तो खड़े रहना पड़ता होगा। खड़े, और क्या, उस टाइम तो इतनी वो भी नॉलेज नहीं थी कि स्लीपर में जाके बैठ जाएं, टीटी से कैसे बात करें, कैसे मैनेज करना है। मतलब आज बैठ जाएंगे तो मैनेज कर लेंगे, चाहे एसी में बैठा दो, उससे डील कर लेंगे मतलब अच्छे से, कि वो समझ जाएगा कि हाँ ठीक है चलो बैठ जाओ। उस टाइम नहीं पता था। तो जब सेकंड कॉल आ गई फिर भी नहीं गया यार, नहीं। जब थर्ड कॉल आ गई कि बोला कि अगर नहीं आओगे तो इस बार आपका साइंस कैंसिल कर दिया जाएगा, किसी और बच्चों ले जा। फिर मैं यहाँ से गया। फिर मेरे 1 महीना इतनी बुरी स्थिति रही, मैं दिन रात प्रैक्टिस करने के बाद दिन भर रोता था कि घर की याद आती थी, यार घर की मार ठीक है, अगर मैं घर आ जाता तो फिर आज मैं ये मुकाम हासिल नहीं कर पाता। भाई अब एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा जो हर कोई जानना चाहता है, आप भाभी जी से मिले कैसे? ये एक्चुअली मैं बताया ना कि मैं जब स्टेडियम में रनिंग करता था, तो तब ये वहाँ पे पहली बार फर्स्ट कोच आई थी स्टेडियम में। तो हम रनिंग करने के बाद चले जाते कि यार चलो अच्छी कोच आई हैं कबड्डी की, उनसे देख के आए कबड्डी कैसे सिखाती है, क्या है क्या नहीं। तो मतलब आप सुंदर को देख के जाते थे या मतलब? नहीं, कबड्डी कोच है, लेडीज कोच है। लेडीज कोच का नाम सुन के, कि हमारे यहाँ कभी लेडीज कोच रही नहीं ना, अब जिला विजनौर में थोड़ी ये भी तो हो रही है, तो हम जो लेडीज कोच आएंगे वो देखेंगे भाई कैसी खिलाती हैं, क्या 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 सिखाती है वो। तो ऐसा करके हम, ऐसे नहीं कि सुंदर है तो चलो देख, सुंदर तो और भी बहुत आती थी वहाँ, बिजनौर में सुंदरता की कमी तो है ही नहीं है। तो ऐसे कोच के उस पर हम चले गए, चलो भाई कबड्डी की नई लेडीज कोच आई, लेडीज कोच भी होती है क्या, तो इस तरीके से हम उसका देखने गए वहाँ उनको। तो उस दिन ट्रायल हो रहा था, फिर ट्रायल दे दी मैंने भी, तो ट्रायल में सिलेक्शन कर दिया मेरा, तो उस तरीके से फिर आगे चले गए। तो वही अपना कोई फेवरेट मैच बताओ जिसके साथ आपकी मेमोरी बन गई हो, जो अभी याद आता हो कि बहुत मजा आया था उस टाइम। हाँ, मेमोरी बहुत है, जैसे कि मेरा और यहाँ बिजनौर में बड़ा कैडा मैच होता था, जलालपुर वर्सेस बागड़पुर। वहाँ से रोहित चौधरी चलते थे, राहुल चौधरी चलते थे, तो हमारा कृष्णा कॉलेज में मैच हुआ था, एक बहुत ही तगड़ा मैच हुआ था। लास्ट तक गुलाब सिंह स्टेडियम वो जीत रही थी, गुलाब सिंह कॉलेज जो है वो टीम जीत रही थी, मैं कृष्णा से खेल रहा था। तो लास्ट में आते आते मैच पलट गया, खूनम खून हो गया उसमें, तो लास्ट में हम ही जीते। पर उसके बाद एक मैच हमारा सुंदरपुर में हुआ था, वो भी हम 10 पॉइंट से हार रहे थे, फिर लास्ट में टाई हो गया, टाई होने के बाद 5-5 मिनट मिली, वो जीत गए। तो ये मैच बड़े ज़िंदगी में, बड़ी लाइफ में मेरी याद रहेंगे, कि बहुत ही जिस टाइम हम पिक पे थे, नाम हो रहा था, उस टाइम हमने वो 2 मैच बहुत तगड़े खेले थे, क्योंकि सामने वाला जो प्लेयर था रोहित चौधरी, वो मेरे सीनियर भी थे, 1 साल सीनियर थे, वो भी साईं गांधीनगर में थे, 1 साल सीनियर थे, और बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो भैया आपके जो पुराने टाइम के दोस्त थे वो अभी भी साथ हैं या उनका सबका साथ छोड़ गया? दादा बिल्कुल बिल्कुल, जो पुराने दोस्त हैं सब याद हैं और मिलते रहते हैं कभी कभी। बस ये है कोई कहीं है कोई कहीं है। अब जैसे कोई त्यौहार वार पे आते हैं, फ़ोन वोन आता रहता है कि भाई कहाँ हो यार, मिलता नहीं आजकल, सेलिब्रिटी हो गया, स्टार हो गया। तो मैं कहा यार स्टार गए तेल लेने, तो आओ कभी घर, या बताओ मैं आ जाता हूँ मिलने, इसमें क्या है। भाई जो दोस्त हैं, जो फैमिली, वो तो फैमिली और दोस्त तो रहेंगे ही, सब अपने दोस्त हैं। और बिजनौर वाला तो कोई भी हो, वो अपना सब भाई है। वही बिजनौर की बात आई तो बिजनौर को लोग उससे ज़्यादा वो इंट्रोड्यूस करते हैं बदमाशी से, उड़द चावल या उसकी लैंग्वेज से। जो स्पोर्ट्स हैं उसकी बाकी अच्छी चीज़ें हैं, उस पर इतना कोई ध्यान नहीं देता। ये जो नए क्रिएटर हैं बिजनौर के, वो भी उन्होंने भी एक ही चीज़ पकड़ रखी है, उसे ही करते हैं वो। देखो मैं बिजनौर को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि बिजनौर के जो आप कुछ मैं देख रहे हैं यूट्यूबर भी छपरी वीडियो बनाते हो, तो छपरी जो बनाओगे आप खुद को आप शामिल, आप देखो, आपको किसी को अपने बारे में बताना तो एक अच्छा बताओगे तो अच्छा सुनेंगे ना पब्लिक। अब बताओगे बेकार तो बेकार ही समझेंगे।
तो बिजनौर वाले जैसे उड़द चावल चल रहा है, बिजनौर के उड़द नहीं खाए तो कुछ नहीं खाए, मंडे के क्या चल रहा है वो। तो ये चीज़ें बड़ी वो है ना, अगर आप अपना आप को खुद ही इस लेवल पे लाके जा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो ज़िंदगी में? आप अपनी अच्छी चीज़ें निभाओ ना। हमारे यहाँ से बुजुर्ग जी थे, उनको लेके आओ। सुल्ताना डाकू से नाम से जाना जाता है, जो कि डाकू भले ही थे पर उनकी जो जर्नी थी वो जर्नी को अजमाओ ना, कि वो गरीब आदमी में कितना सहयोग करते थे, वो गरीबों के मसीहा थे। तो उस चीज़ को लेके आओ ना। तो ये हमारे जिला बिजनौर के दिखाएंगे कि वो 2-4 महारा बिजनौर है, ये वहाँ से लेके वहाँ से कुछ वीडियो देखता हूँ, कुछ पता ही नहीं कहाँ से कहाँ क्या मिला देते हैं। मतलब आप कोई भी चीज़ अगर बिजनौर के ऊपर लिख रहे हो, पहले उसका इतिहास दिखाओ कि हमने क्या, हमारे पूर्वजों ने क्या किया है, हमारे कहाँ से हम आए हैं, क्या है बिजनौर की जर्नी, तो वो दिखाओ ना। इतना सुंदर बैराज है हमारे बिजनौर के अंदर, गंगा जी स्वयं हमारे बिजनौर के अंदर जा रही है। इतने बड़े बड़े महात्मा हमारे यहाँ स्वयं, विदुर महात्मा जो कोई छोटे मोटे थे क्या? तो वो चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। तो बिजनौर की या तुम दिखाओगे छपरी बना तो वो छपरी लोग मानेंगे ना। एक तरीके से हमारा कल्चर बर्बाद कर रहे हैं। अब बिल्कुल मैं देखता हूँ बहुत सारे कि बदमाशी का बहुत ही तो छोटे छोटे से हैं, बदमाशी का शो चल रहा है। भाई ये बदमाशी में कुछ नहीं रखा, बदमाश में कुछ नहीं, कि सोचते हैं कि लोरन विष्णु ही बन जाऊंगा मैं। लोरन विष्णु ऐसे नहीं बना जाता, वो भी एक बहुत अच्छा काम करता है। वो अपने हिंदुस्तान के लिए, अगर कोई भी हिंदुस्तान से अलग से कोई आता है उसकी सपोर्ट करता है। वो अगर हिंदुस्तान में कोई कुछ कहेगा वो उसकी लेता है, बाकी किसी को कोई परेशान नहीं करता। वो आपने बेफजूल में नहीं देखा वो कहीं भी जाके किसी को ठोक दिया है, कुछ कर दिया, गौशाला भी चलती है भाई। ठीक है, उसके सब कुछ सही है उसका सिस्टम, और वो हिंदू धर्म को काफी फॉलो करके चलता है। अपने धर्म को और हिंदुस्तान के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान के ऊपर कोई भी बात आती है वो सबसे पहले एक्शन लेता है, भले और उसको वैसे ही कर देते हैं। आधे मर्डर चल रहे हैं, कौन लोरन ने कर दिया, वो 1.5 साल से तो जेल में पड़ा है, जहाँ उससे मिले भी नहीं जा रहा, तो ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? चलो वो दूसरी बात है, बट हमारे बिजनौर के छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे गाँव के भी देखे मैंने 1-2 की, यार इसने ये तमंचा ले घूमता है, ये नहीं करता है। तो ये चीज़ें बहुत बेकार की चीज़ है, इन चीज़ को छोड़ दिया जाए, अपने फ्यूचर पे ध्यान दे, तभी अपने बिजनौर की तरक्की होगी। और बिजनौर एक अलग ही है, जितने भी हमारे बिजनौर में एक आप ये चीज़ देखना कि कोई भी अधिकारी पूरे उत्तर प्रदेश में घूम के जब बिजनौर आते हैं, चाहे वो डीएम हो, चाहे एसपी हो, एसडीएम हो, सीडीओ हो, कोई भी इस तरह का अधिकारी हो, वो कहते हैं कि बिजनौर सच्चा जिला नहीं है। तो जब अच्छे लोग हैं यहाँ जब भी तो कहते हैं ना। अब ये 4-5 आदमी 10-12 आदमी ने करके छोटे मोटे जो यूट्यूब पे वीडियो बना के, छपरी वीडियो बना के, तो ये उनको क्या करेंगे? बदनाम करना काम करेंगे ना। जब इतने बड़े अधिकारी जो आ रहे हैं, जो भाई यूपीएससी के लिए करके आ रहे हैं, वो जब बिजनौर को पूरे उत्तर प्रदेश में घूमने के बाद वो बिजनौर को बेस्ट बता रहे हैं कि बिजनौर सबसे बेस्ट जिला है, तो जब भी तो कुछ है हमारे बिजनौर वाले, तभी तो कहते हैं ना। तो बिजनौर जो एक अपने आप में एक क्लास है भाई जैसा आपने बताया आपके पास साइकिल भी नहीं थी, तो आपने कभी सोचा था एक छोटे से गांव का लड़का इतना बड़ा कबड्डी का प्लेयर बन जाएगा? ये बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी ख्याल भी नहीं आया, सपने भी नहीं आए, कि बस ये जरूर था कि मन में कि कुछ करना जरूर है, मतलब ऐसे थाली नहीं बैठना, कुछ बड़ा करना है, कुछ नहीं। कभी कभी मेरे जैसे बताया था कि ये मेरे अंदर भी कभी सोचा मैंने भी जब यंग था कि बदमाशी कर लेते हैं, 1-2 ठोक देता हूँ, ये कर देता हूँ, पर ये सब बहुत अच्छा लगता है सुनने में और देखने में अच्छा लगता है ये चीज़ें। तो ये चीज़ें बड़ी बेकार चीज़ थी, सही करा हम इन चीज़ों में नहीं पड़ेगा भी ना, किसी को जाना चाहिए इन चीज़ों में। बस अपने हमेशा बस मेहनत पे ध्यान रखना चाहिए, अपनी जो मेहनत है हमारी, जो हम करना चाहते हैं ज़िंदगी में, बस वही करना चाहिए। कबड्डी में मैंने कबड्डी में फ्यूचर बनाना चाहा, पर उस टाइम मेरा टारगेट एक था कि जॉब, बस जॉब लग जाए, कैसे भी लग जाए, कैसी कहीं भी मिल जाए, जॉब लग जाए मेरी सरकारी, चाहे पुलिस में हो चाहे आर्मी में हो। तो सबसे फेवरेट जो जॉब थी मेरी आर्मी की थी, सब पे फर्स्ट चॉइस, पर मैंने फिर बहुत सारी जॉब छोड़ी इस कबड्डी से ही। तो कबड्डी से मैंने एयरफोर्स की छोड़ी, आईटीबीपी की छोड़ी, आर्मी की छोड़ी, रेलवे की छोड़ी, तब जाके अभी इनकम टैक्स में हूँ मैं। आदो तो मुझे लगता है बिजनौर में यही नहीं पता मेरी जॉब कौन सी है। हाँ जी भाई, आप एक बार अपने प्रोफेशन के बारे में कुछ बताओ। मैं और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल जो हैं, मैं और युजवेंद्र चहल दोनों इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं दिल्ली में भी। तो राहुल भैया, आपका भगवान में कितना विश्वास है? देखो भगवान में पूरा ही विश्वास है मेरा, क्योंकि उनके बिना पत्ता नहीं हिल सकता। और जो लोग मूर्ख होते हैं, जो बोलते हैं कि भगवान कुछ नहीं है, तो उनसे बड़ा मूर्ख इस धरती पे कोई नहीं है। वो इस युग के रावण है। रावण भी इतना बड़ा ज्ञानी होने के बाद भी एक गलती से सब कुछ बेकार हो गया उसका। तो वही चीज़ वो होते हैं कि देखो भगवान हर किसी का धर्म है, अपने धर्म में हर किसी का विश्वास। तो मैं सबसे ज़्यादा हनुमान जी को मानता हूँ, और जो कुछ भी हुआ आज उन्हीं की बदौलत। तो आप किस्मत और मेहनत में से किस चीज़ पे बिलीव रखते हैं कि किस्मत अच्छी होनी चाहिए, आदमी मेहनत करेगा तो किस्मत खुद बदल जाती है? मेहनत और किस्मत दोनों ही होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम इतना हार्ड वर्क करते हो, इतना हार्ड वर्क करते हो कि हार ही नहीं मानते, आपकी परीक्षा लेते हैं, पर आपका इतिहास बदल जाता है। वो तो बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। मेहनत एक ऐसी चीज़ है, एक लकी और मेहनत,
वो लक ऐसा होता है कि आपके किस्मत में है तो आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आप हो जाओगे। फिर जब किस्मत में ना हो और आपको लक बनाना है तो वो फिर आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी सच्ची मेहनत करनी पड़ेगी कि ऊपर वाला खुद सोचा कि यार इसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बड़ी इफेक्ट करती हैं। तो इसमें दोनों का ही मिश्रण है, एक चीज़ से कुछ नहीं होगा। तो भाई आप अपनी सक्सेस को भगवान का आशीर्वाद मानते हो या फिर अपना हार्ड वर्क या अपनी मेहनत मानते हो? मैं दोनों चीज़ मानता हूँ, कहीं मेरा थोड़ा हार्ड वर्क भी है और भगवान का आशीर्वाद भी, क्योंकि उनके बिना आशीर्वाद का तो पत्ता भी नहीं हिलता, मैंने अभी कहा था। और आप कितनी मेहनत कर लो, अगर आपकी किस्मत नहीं हो, मुझे याद है मेरे भाई के साथ की एक रनिंग करते थे आर्मी की, जो गाड़ी भागती है उसके साथ उन्होंने हर भर्ती में गाड़ी के साथ दौड़े, तो मुझे लगता है कि 30-35 बार वो दौड़े होंगे, 30 की 30 बार एक्सेलेंट रेस मारी होगी, और वो बेचारे भर्ती नहीं हुए क्योंकि किस्मत में नहीं था उनके। हार्ड वर्क बहुत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किस्मत भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। और भाई आप सब जितने भी विनोदवासी, जितने भी मेरे फैंस देख रहे हैं, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने जितने भी नौजवान हैं बिजनौर के लिए ऐसे भाई काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उन वीडियो को इतना वायरल करो कि बिजनौर की आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में गूंजनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत और जय जिला बिजनौर।